तो इसमें आप लोगों को पूरा माइंड को एक जगह लेके आना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको मैथोलॉजी में टर्म्स जो होते हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम लोग आगे कोई भी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट में दो इम्पोर्टेंट और इनसाइड में टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है एट्रीब्यूट्स और दूसरा टर्म कहलाता है मेथड्स। तो एट्रीब्यूट और मेथड्स को हम किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं और मेथड किसको कहते हैं। तो इस रेक्टेंगल बॉक्स में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स और मेथड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एट्रीब्यूट हमारे डेटा को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे नेम है, आईडी नंबर है, डिपार्टमेंट है, जॉब टाइटल है, सैलरी है, रैंक है। अगर मैं ये किसी भी एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाने की मैं मैथोलॉजी को समझ रहा हूँ, तो ये एट्रीब्यूट मेरे माइंड में डेवलप होते हैं कि उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, उस एम्प्लॉय का आईडी नंबर, उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, उसकी सैलरी और उसका रैंक क्या है। तो इस वेरिएबल में, इस एट्रीब्यूट में मैं उस एम्प्लॉय का डेटा को यूजर से रीड करवाऊंगा और जब रीड करवा लेंगे तो वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी और जब हम चाहें तो इसे हम ऑपरेट या प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब ये बात उठती है कि इस वैल्यू को हम ऑपरेट या इस वैल्यू को प्रोसेस कैसे करेंगे। प्रोसेस का मतलब उसे आउटपुट करना है या उसके कुछ वैल्यूज में हमें सम निकालना है, या हमें ये देखना है कि अगर कोई नाम कैपिटल लेटर में है तो उसे स्मॉल लेटर में करना है, या फिर सैलरी हमारे पास अगर है तो उसे हमें समझना है कि ये 4 डिजिट है कि ये 5 डिजिट्स है। टाइटल उसके जॉब का कौन से डिपार्टमेंट को शो करता है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे माइंड में डेवलप होते हैं अगर मेरे पास में एम्प्लॉय का अगर रिकॉर्ड या डेटाबेस या फिर उसके वैल्यूज या लास्टली एट्रीब्यूट्स है। तो उस एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स का मतलब है कि प्रोग्राम होंगे, मेथड्स मतलब फंक्शन होगा, मेथड्स मतलब प्रोसीजर होगा, मेथड्स मतलब सब प्रोग्राम होंगे, मेथड्स मतलब सब रूटीन होगा। तो ये सारे जो नाम हैं वो मेथड्स के होते हैं और जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो नॉर्मल जो जनरलाइज वर्ड यूज कर रहे हैं मेथड्स, भाई इसकी मेथड क्या है ना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का मेथड क्या है। कंप्यूटर में अगर हमारे पास में कोई प्रोग्रामिंग करना है तो उसकी मेथोलॉजी क्या होगी। तो जब भी मेथोलॉजी की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में आएगा प्रोसीजर क्या है। उसकी प्रोसीजर को हमें समझना है, हाउ कंसेप्ट आएगा। पहले तो हम व्हाट कर लेंगे
कि हमें ये करना है तो उसका मेथड क्या होगा। तो इस तरीके की जो भी फंक्शन ओरिएंटेड या प्रोग्राम ओरिएंटेड बात होती है तो उसको हम बोलते हैं मेथड। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल इस एट्रीब्यूट को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास में करीब 5 मेथड्स हैं। तो पहला नाम है कैलकुलेट बोनस, चेंज डिपार्टमेंट, चेंज जॉब टाइटल, चेंज सैलरी, चेंज रैंक। अब ऐसे कुछ यहाँ पर मेथोलॉजी दी गई है। तो ये मेथोलॉजी किस काम में आती है? ये मेथोलॉजी एट्रीब्यूट को ऑपरेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए या इस एट्रीब्यूट को अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर सपोज करो कि ये रेक्टेंगल बॉक्स के जगह मैंने सर्कल बना दिया है। अब ये सर्कल और इस रेक्टेंगल बॉक्स में क्या अंतर है? तो देखिए रेक्टेंगल बॉक्स में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा क्लास डेफिनेशन है। तो क्लास डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल बनाना है। तो ये एक तरीका है जो हम अभी देख रहे हैं। इसके पहले हमने एक के बाद एक देखा था। यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय आपको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल में दिख रहा है, तो ये कहला रहा है क्लास का नाम। फिर ये एट्रीब्यूट जो कि आपके वर्टिकल में बनाए गए हैं, तो ये एट्रीब्यूट सेक्शन हो गया और ये हो गया आपका मेथड सेक्शन। तो इस तरीके से एनी हाउ क्लास डेफिनेशन में कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 3 बनेंगे। चाहे आप कैसे भी बनाना चाहो ये आप बना सकते हैं। आप चाहे तो एक के बाद एक भी बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट में या वर्टिकल कंसेप्ट में, या आपके सामने जो अभी दिख रहा है वैसा बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से क्लास डेफिनेशन को आपने अपने व्यू में पर्सपेक्टिव दिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसे किस तरीके से समझ रहे हैं। देखिए पूरी चीजें एक तरफ, हमारा दिमाग एक तरफ होता है। हम सारी चीजों को पढ़ तो सकते हैं लेकिन अपने दिमाग में कैसे रखना है ये केवल आप ही को ही पता होता है। तो आपके पास जो बेसिक प्रोसीजर होगी उसे रिप्रेजेंट करने की, उसे आपको करना है। आप कभी भी अगर किसी चीज को समझना चाहते हैं तो देखिए समझने का मतलब मैं बोलता हूँ सबसे पहले रटना होता है। कोई भी चीज को समझना है तो रटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यही प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज को हमको समझना है तो क्या करना है, उसे रटना है। ठीक है। अब रटने के बाद क्या करना पड़ता है कि उसे हमें जब रट लिया तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी एक नया पेज लेंगे और उसके ऊपर में पेंसिल से या पेन से हम उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब जो आप पेंसिल और पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके माइंड का ही इनपुट होगा कि वो वहां से आ रहा है, लेकिन वो जो आ रहा है आपके पेन और पेंसिल के द्वारा जो कि प्रिंट हो रहा है कागज पर, वो आपका आउटपुट होगा। और ये जो आउटपुट है वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग या फिर आपका नॉलेज। अब देखिए आप तरीके से कि आपने इस रेक्टेंगल बॉक्स को इस तरीके से देखा है और यहाँ पर 2 सर्कल भी देखे हैं। अब ये अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पेज में बनाना है तो आप एज इट इज बना लें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर लिया तो कोई गलत नहीं है। आप ध्यान से बस ये देखिए कि आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वही अल्टीमेट आपके काम आना है। हाँ, ट्राई जरूर करना है कि हमने जैसे देखा है, जैसा हमने रटा है, उसके तरीके तक हमें लिखना आना चाहिए। इसको कहते हैं लर्निंग। अब यही अब आज की डेट में मशीन लर्निंग के काम में आ रहा है। अब जब हम मशीन को लर्निंग कराएंगे तो इस तरीके से ही कुछ बात करते हैं। हम पहले अपने ह्यूमन लर्निंग की बात करते हैं, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जो आप अपने साथ कर रहे हो, ये ह्यूमन लर्निंग की बात हो गई। लेकिन अगर आप इस
फिगर को, इस पिक्चर को देख के कुछ बनाते हो, तो इसे हम कौन सी टाइप की लर्निंग बोलते हैं? इसे डीप लर्निंग बोलते हैं। तो आप आगे की क्लास में ये सब समझोगे। तो अब यहाँ पे बस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो एट्रीब्यूट और मेथड है और ये जो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय क्या है? आपके क्लास का नाम, और एट्रीब्यूट क्या है? इस एम्प्लॉय को वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और इसी वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए मेथड है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे एज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का नाम है क्लास डेफिनेशन या क्लास रिप्रेजेंटेशन। तो रेक्टेंगल आपको बनाना पड़ेगा। कभी भी आप इंडस्ट्री में जाएं, चाहे एग्जाम में जाएं, चाहे कैसा भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको अगर रिटन टेस्ट ले रहे हैं तो आपको इस तरीके से ही बना के समझाना पड़ता है। अब ये है कि अगर आप किसी को ओरली भी समझा रहे हैं तो आप अपने माइंड में ये कल्चर बना के रखिए कि आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की, ये सर्कल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सर्कल की जो बात करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगल से ही बन के आए हैं। तो ये जब रेक्टेंगल से बन के आए हैं तो इस एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इस रेक्टेंगल बॉक्स के ये दो सर्कल हैं, इसका मतलब कि ये जो आपके जो दो सर्कल हैं ये ऑब्जेक्ट हो गए आपके। अब इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से अलग अलग माने? तो देखिए कैसे मानेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं दो ऑब्जेक्ट क्यों बोलूंगा, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक ही क्लास क्यों है? भाई इन दोनों के लिए दो क्लास क्यों नहीं होना चाहिए? तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्लास क्या है? हमारा ब्लूप्रिंट है, या क्लास हमारा क्या है? एक टेम्पलेट है, या ये हमारा एक तरीके से मान लीजिए फॉर्मूला है। तो इस तरीके के क्लास में से जो भी चीज प्रेजेंट होगी, है ना, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसे हम दो नहीं बनाएंगे, ये एक ही बनाएंगे। ये वन टू मैनी का कंसेप्ट डेवलप करता है। वन टू मैनी यानी एक क्लास के मैनी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो जब मैनी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो भाई एक रेक्टेंगल रहेगा और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे। मिनिमम एक सर्कल तो रहना ही चाहिए। तो जब एक सर्कल है तो वो एक ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। केवल रेक्टेंगल बॉक्स से आप प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट करने के लिए ये हमें सर्कल बनाने पड़ते हैं। अब ये दो सर्कल क्यों अलग हैं? तो देखिए, ये सर्कल हमें बता रहे हैं कि ये दो एम्प्लॉय का नाम है। यहाँ पर दो एम्प्लॉय के नाम है। अब ये दो एम्प्लॉय जब नाम अलग है तो ये पूरा का पूरा सर्कल भी अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे दो सर्कल बनाए हैं, यानी कि दो रन टाइम एंटिटी है। ये जो दो रन टाइम एंटिटी है जो समय के साथ बनी है, तो ये समय के साथ चलेंगी और अंत तक, जब तक इसका जरूरत है तब तक ये हमारे साथ रहेंगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो ये जो एंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लाइव कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रेक्टेंगल और सर्कल, ये दो चीज आज आपको क्लियर हो गई होगी। मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं क्लियर हुआ है तो वो हैंड राइज करे, तो एक बार और मैं समझा दूंगा इसी चीज को। क्योंकि देखिए, ये एक छोटी सी चीज नहीं है, ये एक थॉट है। यहाँ पे आपको थॉट को जनरेट करने के लिए मुझे मल्टीपल बार समझाना पड़ेगा। तो आप जितने बार पूछोगे ना उतने बार मैं समझाऊंगा। उसकी कोई भी, आप कभी भी इस टाइप का मत सोचिएगा कि मेरे को पूछने में कोई शर्माने की बात है या डरने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है उस चीज को आपको बोलना तो पड़ेगा ना। बिना बोले आप कैसे दूसरे को समझा पाओगे? तो मेरे ख्याल से इस चीज को आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो चैट बॉक्स में जो हमारे पास है सब चीज दिख रही है कि भाई किस तरीके से कौन स्टूडेंट को क्या चीज समझ में नहीं आ रही है।
तो आप अपना जो भी इस तरीके का जो भी है मैं उसको चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं देखते रहता हूँ और मैं उस चीज को आपको समझाने की फिर से कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सर ओ फॉर ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, सी फॉर क्लास क्यों बोलते हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात आप करेंगे तो फिर वो अपना अननेसेसरी टर्मिनोलॉजी बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। भाई ऑब्जेक्ट आपका रन टाइम इंटिटी है, क्लास आपका वन टाइम डेफिनेशन है। क्लास को केवल एक ही बनाना है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हम एक से ज्यादा बार बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिखाई गई है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हैव एट्रीब्यूट। जो हमने ऊपर के डायग्राम में देखा है कि ऊपर के डायग्राम में हमने देखा है ना, क्लास कहाँ है रेक्टेंगल में, ऑब्जेक्ट कहाँ है सर्कल में। दे हैव एट्रीब्यूट, दोनों में एट्रीब्यूट है, लेकिन दोनों में एट्रीब्यूट में देखिए थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? अगर कोई इन दोनों एट्रीब्यूट को समझना चाहता है, अगर कोई ये बात को जरूर समझ रहा होगा कि यहाँ पर भी एट्रीब्यूट है और यहाँ पर भी एट्रीब्यूट है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर जो आपने सोचा है मेरे ख्याल से सही सोचा है कि ये जो एट्रीब्यूट है आपके क्लास के अंदर ये डमी है, ये एक डमी है, ये आपका एक्चुअल में रियल नहीं है, ये डमी है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट आते हैं तो देखिए सामने में वैल्यूज आना शुरू हो जाती है। तो जब भी वैल्यूज एट्रीब्यूट में रहेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक्टिव मोड में आ जाएगा, है ना। ये डम मोड में नहीं है, ये एक्टिव मोड में है, बल्कि डायनेमिक कल्चर में आ जाएगा। तो ये अपने हिसाब से बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिख रहा है वो डमी है, ये सब आपका कोई भी इस तरीके की चीज यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। ये जो एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं ये भाई डमी है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ये तो केवल आपको एक नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें इस एट्रीब्यूट को, तो इस एट्रीब्यूट में आप देखेंगे कि हर आपके पास एट्रीब्यूट में वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट होता है ना, तो ये एक्टिव बना देता है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज लिखी है कि एट्रीब्यूट आर डेटा। एट्रीब्यूट क्या है भाई? डेटा है, स्टोर इनसाइड ए क्लास, है ना, आपके क्लास में जो हमने उसको स्टोर करके रखा है। और इंस्टेंस, है ना, या फिर आप उसको इस तरीके से, दोनों का मतलब एक ही है कि ये कहाँ पर स्टोर है, ये आपके क्लास में स्टोर है या फिर ये इंस्टेंस में। देखिए ये पूरा पूरा जो है आपके पास ये क्या है, ये पूरा क्लास है ना भाई, इस पूरे को क्लास बोलेंगे। और ये आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो सर्कल की, तो वो इंस्टेंस की बात हो रही है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स के डेटा हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो मेमोरी में तो रहेगा तो पूरा, लेकिन वैल्यू कहाँ रहेगा? इस ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बना तो उसमें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू वो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th के बाद में सपोज कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, तो कंप्यूटर साइंस क्या हुआ, एक टाइप का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को और आगे हम आगे काम करते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका पर्टिकुलर भाई। सबके पास कंप्यूटर साइंस चला गया। अब उसके बाद में सपोज करिए कोई हमारे पास यहाँ पर अभय है या आकांक्षा है, तो ये पर्टिकुलर उसके अंदर और भी इनसाइड टू इनसाइड की बात है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हर एक के मार्क्स अलग अलग क्यों हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर रन टाइम इंटिटी हो रही है। भाई सबको एक जैसे मार्क्स हम दे सकते हैं क्या? हम आपको आपके अकॉर्डिंग कैलिबर के हिसाब से मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, एंड द रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द क्वालिटी ऑफ क्लास और द इंस्टेंस।
तो यहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट है जो डेटा स्टोर कर रहा है, और ये एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट हो रहा है इन द स्टेट और क्वालिटी ऑफ क्लास एंड द इंस्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज को आप इस तरीके से समझिए कि वन कैन थिंक ऑफ एट्रीब्यूट एज ए नाउन। ठीक है, आपको पता होगा कि इंग्लिश में जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें क्या चीजें रहती हैं, एक नाउन रहता है, एडजेक्टिव रहता है। अब इसमें बताइए नाउन और एडजेक्टिव का कंसेप्ट वर्ब भी रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं आपके जब सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर इंग्लिश सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव जो रहते हैं वो एट्रीब्यूट का काम करते हैं, और जो वर्ब रहते हैं सेंटेंस में वो मेथड का काम करते हैं। ठीक है, वर्ब क्यों मेथड का काम करते हैं? क्योंकि वर्ब के द्वारा ही क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को भाई? क्रिया बोलते हैं। तो जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक आपका एक्शन नहीं होता है, तो क्रिया के बाद ही एक्शन होगा। जैसे मैंने किसी को बोला गेट आउट, तो गेट आउट का मतलब क्या है? वो जाएगा, एक्शन क्या देगा? वो चला जाएगा। मैं बोलूंगा कम इन, तो वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं बोलूंगा नाउ स्टार्ट प्ले गेम, तो आप अपना गेम स्टार्ट करने लगोगे। तो ये जो कंसेप्ट है वर्ब का, तो वर्ब क्या है? मेथड कहलाएगा। और लेकिन नाउन भाई, जैसे राम, अब राम को मैं राम बोल रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे आप? तो नाउन क्या है? अपने आप में केवल उसका नाम है। अब मेरे पास में सेट ऑफ स्टूडेंट है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर है ना बहुत सारे स्टूडेंट है, देखिए मैं यहाँ पर नाम जिसका बोलूंगा वो हैंड राइज करेंगे। अब मैं बोलूंगा अक्षय जाट हैंड राइज, तो वो देखिए हैंड राइज करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अक्षय है, अगर मैं केवल अक्षय बोल के रुक जाऊं तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा? नहीं रिस्पॉन्स देगा ना। तो जब भी मैं रिस्पॉन्स की बात करूंगा तो मुझे वर्ब साथ में लेना पड़ेगा, यानी मेथड साथ में लेना पड़ेगा। तो जब भी मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं तो वो एट्रीब्यूट आपका केवल नाम या एडजेक्टिव के कंसेप्ट में रहेगा कि भाई ये इसका नाम है, ये इसका एज है, ये इसका कलर है, और ये इसके हॉबीज है, ये सब चीजें बताएगा। लेकिन अगर उस हॉबीज को मैं बोलूंगा कि रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बोलूंगा गा के रिप्रेजेंट करो, या मैं बोलूंगा लिख के रिप्रेजेंट करो, तो मुझे वर्ब साथ में लेना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी सी बात समझ में आ जानी चाहिए अब आपको कि आपका जो नाउन एडजेक्टिव कंसेप्ट होता है वो एट्रीब्यूट जैसा होता है, लेकिन वर्ब जैसी जो बात है वो मेथड जैसे होती है। तो इसको अब आप कभी भी भूलना मत। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब है ओनली थिंग्स। हम क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट को? थिंग्स बोलेंगे। थिंग्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स का मतलब होता है दैट द ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा इन, बस केवल डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, हर व्यक्ति का जन्म हुआ है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो भाई जन्म जो हुआ है वो डेटा के साथ हुआ है। अब उसको मेथड के अकॉर्डिंग डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो मेथड ही है जो कि क्या कहलाएगा? फंक्शंस कहलाते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है? थिंग्स है। इसके अंदर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट में केवल आपका वैल्यू स्टोर रहेगा। जनरली हम नॉर्मल प्रोग्राम जो पिछले सेमेस्टर सीखे थे वो वेरिएबल कंसेप्ट पे सीखे थे। मैंने बोला था राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए वैल्यू ए बी एंड फाइंड द सम एंड डिस्प्ले द सम। तो आप क्या करते थे? वहां इंट ए कॉमा बी कॉमा सी करते थे, फिर स्कैन एफ ए और बी करते थे, उसके बाद में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर आउटपुट करते थे। तो जो मैंने वर्ब बोले वो आपने किया। मैंने बोला रीड ए बी, तो आपने किया स्कैन ए बी। मैंने बोला सम ऑफ टू नंबर, तो आपने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने बोला कि प्रिंट रिजल्ट, तो आपने लिखा प्रिंट एफ सी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका वेरिएबल ही जैसा है, तो जो यहाँ पे थिंग्स के नाम पर बदल जाता है।
तो यहाँ पे आपको बोलना है कि भाई क्या क्या थिंग्स हमारे प्रोग्राम में रहेगी, यानी क्या क्या एट्रीब्यूट मेरे प्रोग्राम में रहेगा। फिर आपको समझना है कि मेरे उस एट्रीब्यूट को एक्चुअल में ऑपरेट करने, ओरिएंट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, फंक्शन की जरूरत है, प्रोसीजर की जरूरत है। तो ये फंक्शन प्रोसीजर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, तो ये मेथड आते हैं। तो ये एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं कि इस तरीके का एक्शन परफॉर्म करो। जब तक मेथड उस क्लास में नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये भी याद रखिए। ये मेथड ही एक आपका नॉलेज है। हमारे पास में सोना है, तो कोई कोई सपोज करिए सोना चांदी की बात हो रही है, अगर एट्रीब्यूट आपके पास क्या है, सोना गोल्ड है सिल्वर है, ठीक है। अब आपके पास मेथड क्या है, आपके पास मेथड है कि उसे आप गहने बना सकते हैं, सुंदर सुंदर गहने बना सकते हैं। तो वो एक मेथड है कि आपके पास कि उसको आप ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ किसी के पास मेथड है कि उसे भाई डबल करने का, यानी कि उससे आपको गोल्ड से गोल्ड कमाने का मेथड है। तो ये हर एक के पास क्या है, मेथड ही अलग है। आपके मेरे पास में एट्रीब्यूट सबके पास सेम रहेंगे, लेकिन हमारे पास में मेथड अलग अलग है। आपका मेथड, मेरा मेथड, दोनों अलग अलग है, ये चीज को याद रखें। तो मेथड ही ऑब्जेक्ट में आपके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पर यह है कि वो मेथड हमारे पास में दोनों के पास होना चाहिए, हम उसको यूज करें नहीं करें ये अब अपने ऊपर बात है। यानी हर अपने ह्यूमन ऑब्जेक्ट में सेम एट्रीब्यूट और सेम मेथड है, अब आपको यूज करना है नहीं करना है, इट इज अप टू यू। तो यहाँ पे हमें दो चीज क्लियर हो गई कि एट्रीब्यूट क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हमारा क्या है, ये मेथड क्या है, फंक्शन है या तो प्रोसीजर है, अटैच टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ही अटैच रहता। अब इस सर्कल में मेरे को बताइए कि भाई यहाँ पर मेथड कहाँ है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें मेथड तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मेथड कहाँ है, तो ये अटैच टू क्लास है, अटैच टू क्लास है, यानी कि इससे ये अलग नहीं है, ये इसके पार्ट ऑफ द क्लास में आएंगे। तो ये मेथड आपके काम की चीज है इस ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज अटैच टू ऑब्जेक्ट एंड अलाउइंग द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म एक्शन। अगर ये आपको जो लिखा है समझ में आ रहा है, तो मान के चलिए कि आपका आज की क्लास एट्रीब्यूट और मेथड का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए अपने को है ना बुलेट ट्रेन दौड़ानी है, लेकिन जब तक हमारे पास पैसेंजर ट्रेन रन ही नहीं होगी तो आप बुलेट ट्रेन बना के करोगे क्या, क्योंकि सेकंड सेम निकल जाएगा और आपके पास में इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट आ जाएंगे, आप बाद में ये सोचते रहोगे कि अरे यार इसका मतलब ही समझ में नहीं आया। तो कल के दिन में फिर वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि उसका कोई यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें इस बात का कि हमें टर्मिनोलॉजी को बहुत बहुत सिमिलर और बहुत ही जनरलाइज और बहुत ही स्पेसिफिक कंसेप्ट में समझ लेना चाहिए। अगर ये आप समझ गए तो मान के चलिए कि आप बुलेट ट्रेन दौड़ा लोगे। ओके नाउ अब यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा जो क्लास का डेफिनेशन और क्लास का हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। हालांकि हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखा हुआ है, फिर भी हम समझेंगे। एक क्लास इज ए डिफाइंड इन C++ यूजिंग कीवर्ड क्लास। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक कीवर्ड यूज किया है जिसका नाम है क्लास। तो इस क्लास कीवर्ड से हम अपना क्लास की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस क्लास फॉलोड बाय नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ पे नेम ऑफ क्लास क्या है, क्लास का नाम। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड नेम होता है, यानी हमें डिफाइन करना है, ये इनबिल्ट नहीं है, ये आपके कंपाइलर से नहीं आया है, या जो इसने ये प्रोग्राम बनाया है C++ वहां से नहीं आया है, उसने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है
कि आप भाई क्लास का नाम क्या देना चाहते हो। जैसे हमने दिया CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डैश ए, तो ए का मतलब हो गया सेक्शन। अब मैंने दिया CSE डैश बी, तो क्या हो गया, ये बी सेक्शन हो गया। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्लास का नाम क्या दूं। अब इसके अंदर ये पहली लाइन का मतलब हो गया कि ये क्लास इज डिफाइंड इन C++ यूजिंग कीवर्ड बाय एंड फॉलोड बाय दिस क्लास नेम। तो ये वाला कल्चर पहली लाइन का है। अब ध्यान से देखिए, द बॉडी ऑफ द क्लास। अब ये बॉडी ऑफ क्लास कहाँ है भाई, ये बॉडी ऑफ क्लास जो है वो आपकी यहां से लेकर यहां तक की टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ दिस क्लास। नाउ इन दिस बॉडी ऑफ क्लास द करली ब्रैकेट, आपको भी करली ब्रैकेट दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, एक क्लोज हो रहा है। हम इस ओपन वाले को बोलेंगे कि भाई क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है डेफिनेशन का, और ये एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर होता है हमारे डेफिनेशन ऑफ C++ का। तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा के उसे खत्म कर देते हैं। तो बस ये यहाँ पर लिखा हुआ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमारे इस क्लास के करली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक्सेस स्पेसिफायर है, डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शंस है। अब देखिए ये बड़ी बड़ी चीजें आपको अलग से समझानी पड़ रही है। ये चीज को क्या बोलेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या, एक्सेस स्पेसिफायर है कि ये जो क्लास नेम हमने बनाया है, ये हमने क्लास की जो डेफिनेशन बनाए रहे हैं उसमें ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन आने वाले हैं। इसका एक्चुअल में मोड क्या रहेगा ऑपरेशन का, प्राइवेट रहेगा कि पब्लिक रहेगा कि प्रोटेक्टेड रहेगा। भाई हर व्यक्ति ये दो चीजों को यूज कर सकता है। तो उस केस में एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, पब्लिक होगा। हम बोलते हैं कि ये दोनों चीजें भाई आप सब लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो मुझे इसे प्राइवेट बनाना पड़ेगा। अगर सपोज करिए मैं बोलता हूं कि ये जो डेटा मेंबर है ये हर एक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंबर फंक्शन हर एक यूज कर सकता है। तो अब देखिए इन दोनों में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्सेस स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। तो डेटा मेंबर के ऊपर क्या लगाएंगे, प्राइवेट लगाएंगे, लेकिन मेंबर फंक्शन के ऊपर क्या लगाएंगे, पब्लिक लगाएंगे। तो प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। अब मैं प्रोटेक्टेड यहाँ लगा दूंगा तो क्या होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है आप एक बार गूगल करके देखिए और फिर मेरे को जरूर आप बताना कि इस प्रोटेक्टेड का, इस पर्टिकुलर जो डायग्राम क्लास का दिख रहा है उसमें लगाने से वो प्राइवेट जैसा काम करेगा कि पब्लिक जैसा काम करेगा। अगर मैंने प्राइवेट के जगह पब्लिक लगा दिया है और ये सॉरी प्राइवेट के जगह प्रोटेक्टेड लगा दिया तो कैसा होगा, फिर पब्लिक के जगह अगर प्रोटेक्ट लगा दिया तो ये आप गूगल करके देखें या प्रोग्राम बना के देखें। हम इसको पढ़ेंगे, बस मैं ये टिप देना चाहता हूं कि प्रोटेक्टेड का एक्चुअल में जो थॉट है वो क्लास टू क्लास जब हम आगे बनाएंगे तब जरूरत पड़ेगा। एक क्लास के अंदर इसका रोल बहुत ही मिनिमम हो जाता है और ये खासकर प्राइवेट होता आता है कि ये पब्लिक। तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अभी भी, मैं आप बना के इसको एक बार देखें तो आपको समझ में आएगा। अब ये डेटा मेंबर के सामने क्या लिखा है, वेरिएबल टू बी यूज। भाई आपको वेरिएबल यूज करना है तो डेटा मेंबर लिखेंगे। अब ये मेंबर फंक्शन के नाम क्या लिखा है, मेंबर टू एक्सेस डेटा मेंबर। भाई ये जो मेंबर फंक्शन बनाया है वो डेटा को यूज करने के लिए बनाया है। देखिए अगर आप पूरी चीजों में, इस पूरे चीजों में हर एक लाइन, हर एक वर्ड को आप अगर समझ रहे हो तो मान के चलिए आपकी पढ़ाई बहुत तंदुरुस्त हो रही है। अगर आपने इस चीज को अवॉइड कर लिया तो मान के चलिए कहीं ना कहीं बंडा डार आप करने वाले हैं। तो आगे अगर बंडा डार करना है तो भैया आप इसी तरीके से पढ़िए। मैं तो बोलता हूँ कि भाई
जितना खाओ क्वालिटी का खाओ, है ना। आज के डेट में कोरोना है, कोरोना में आपकी इम्यूनिटी बढ़नी है, इम्यूनिटी में आपको उतना ही खाना है जितना इम्यूनिटी पावर जनरेट करे। आप ऐसा कोई खा के बैठ जाओगे तो भैया कहाँ से खेलना कूदा करोगे। पता लगा कि आपका पाचन क्रिया ही खराब हो गई है, आपके माइंड में सिर दर्द शुरू हो गया, आपको और बदन दर्द शुरू हो गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कब होती हैं, जब आप अननेसेसरी बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लोगे, उससे होता है। ठीक है, तो याद रखें यही मेरा कल्चर है, जितना पढ़ो उतना समझो और उतना दिमाग में रखो, बस इतनी सी बात याद रखो। अब हमको समझना है डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे भाई, यहाँ पर हमने समझा कि हम अपने क्लास को कैसे बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जब आपकी क्लास बन गई, व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, भाई व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, जब क्लास बन गई, तो जब बन गई तो करना क्या है इस क्लास का, इस क्लास का हमें ये करना है कि ओनली द स्पेसिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। ठीक है ना, जब भी क्लास बन जाएगी तो उसका केवल स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्ट के में डिफाइंड होगा, वैल्यू के लिए जगह नहीं बनेगी, केवल और केवल मेमोरी में क्या होगा, आपका डेफिनेशन के लिए टेक्स्ट मोड जैसा कंसेप्ट हो जाएगा। भाई आपके पास में सब कुछ है लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लाओगे, तो एक्शन में लाओगे तो आपको थोड़ी सी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे आपको ऑपरेट करना है ना। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके माइंड में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखने से कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 नंबर दिए, मैंने बोला इसे रीड कर लो, ठीक है, आप उसे रीड करके रख लोगे, और मैंने बोला इसे राइट कर दो, तो भी आपने उसे राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बोला कि इस 10 नंबर को आप मुझे सम और एवरेज करके दीजिए, मैं आपको कॉपी पेन कुछ नहीं देने वाला। तो आप मेरे को क्या करोगे, आप थोड़ा सा समय लोगे, अपने माइंड में एक और रफ वर्क बनाओगे, उसमें पहला नंबर लिखोगे, फिर दूसरे नंबर को लाओगे, दोनों को सम करोगे, इस तरीके से तीसरे नंबर को लाओगे, उससे सम करोगे, इसी तरीके से 10 नंबर को लाओगे और उस पूरे 10 नंबर को सम करोगे। इसके बाद क्या करोगे, उसे एवरेज करोगे। ठीक है, अब एवरेज में आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर हैं आपके पास, तो 10 नंबर है तो 10 से उसको डिवाइड करोगे। तो ये जो आप अपने माइंड में कर रहे हो ना, ये आपको कुछ अलग से मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। तो ये मेमोरी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ऑब्जेक्ट के अलावा काम करना है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि केवल क्लास डेफिनेशन करनी है तो नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड। भाई क्लास के लिए मैं कोई अलग से मेमोरी और नहीं दूंगा, अलग से स्टोरेज मैं एलोकेट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसे ऑपरेट करना ही नहीं है, उसे केवल और केवल क्या करना है, केवल उसे टेक्स्ट को टाइप करना है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्ट, है ना। अब मेरे को बताइए ये कितनी मेमोरी लेगा, ऑब्जेक्ट मुझे कंप्यूटर में स्टोर करना है तो कितनी जगह लेगा ये। तो जल्दी से आपके माइंड में यही आएगा कि सर हमको पूछ रहे हैं कि ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर में कितने बाइट स्टोर करेगा। तो भाई यहाँ पर जितने कैरेक्टर है उतने बाइट स्टोर करेगा, यानी OBJ 3, ECT 6 और S7। तो 7 बाइट का ये केवल डेटा बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शन डिफाइंड इन क्लास, तो इस केस में ऑब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट। भाई ऑब्जेक्ट को क्रिएट होना पड़ेगा, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो भाई वो जगह लेगा, तो वो जब जगह लेगा तो उसको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आपके बनेंगे। तो यहाँ पे हमें मेमोरी किसके लिए चाहिए, ना कि क्लास के लिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी चाहिए। क्यों भाई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये जो आपको वैल्यू रखनी है, ये जो है ना वैल्यू रखनी है, इस वैल्यू को रखने के लिए जैसे नाम रखना है तो भाई कितने बाइट की नाम रखना है, फिर आपका आईडी नंबर है तो ये न्यूमरिक है, तो ये भाई आपके न्यूमरिक के लिए कितना 4 बाइट लगेगा। डिपार्टमेंट रखना है तो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर पर है। जॉब टाइटल ये भी स्ट्रिंग है, सैलरी आपका ये भी स्ट्रिंग है, रैंक जो है वो न्यूमरिक है,
तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल मेमोरी भाई इसके लिए मुझे मैनिपुलेट के लिए लगेगी। यानी एक तो हो गया एरे ऑफ कैरेक्टर, दूसरा हो गया न्यूमरिक, फिर है एरे ऑफ कैरेक्टर, फिर है एरे ऑफ कैरेक्टर, फिर है न्यूमरिक और फिर है न्यूमरिक। यानी 1 2 3 न्यूमरिक है और ये 3 आपके क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हमको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अब लास्ट में केवल आज हम ये देखना चाहते हैं कि सिंटेक्स, भाई सिंटेक्स हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा। हमने ये जो बनाया, यहाँ पे ये जो बनाया, ये क्या है, ये तो क्लास का डिक्लेरेशन हो गया, क्लास की डेफिनेशन हो गई। उसको हम इस तरीके से बनाएंगे जिसमें क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, ओपन क्लास करेंगे, क्लोज क्लास करेंगे, ये सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसमें ये देखिए कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के लिए कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर लगेगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी उसे आप स्पेसिफायर बनाएंगे। तो ये पहला काम हो गया आपका। अब ये दूसरा काम हमें देखिए, अभी हम प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं, प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे कि थ्योरी में देख रहे हैं। तो अगर थ्योरी में ये जो देख रहे हैं इसको सिंटेक्स बोलेंगे, है ना। क्लास का सिंटेक्स इस तरीके से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। यानी क्लास का नाम, यानी यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, क्लास का नाम, तो एज इट इज वर्ड को यहाँ पर लिखेंगे। ये दोनों एक ही वर्ड होना चाहिए। ये जो आपने यूजर डिफाइंड बनाया है ना, ये जो यूजर डिफाइंड बनाया है ये ही यहाँ पर सबसे पहले आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट नेम। अब ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। अब इस ऑब्जेक्ट, ये तो सिंटेक्स हो गया, यहाँ पे जनरलाइज बात हो रही है। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जिसे किसी मुझे स्टूडेंट का नाम बनाना है, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपना हो सकता है, आकांक्षा हो सकते हैं, आकाश हो सकता है, आंचल हो, जो भी आपको यहाँ पर रखना है यहाँ पे उसे रख सकते हैं और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस पूरे सिंटेक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात छिपी हुई है। आप ये कैसे पता कर सकते हो कि ये क्लास है कि स्ट्रक्चर है। तो कहीं कहीं पर हमें क्या करना पड़ता है कि इसके पहले, क्लास नेम के पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास लिखना चाहिए। तो क्लास लिख देने से ये कैटेगरी बन गई कि ये जो सिंटेक्स बन रहा है वो क्लास के लिए बन रहा है। क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम में क्लास भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जब स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्ट लिखेंगे और क्लास होगा तो क्लास लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो गया, ये क्लास लिखा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है, नॉमेनक्लेचर ही बदल जाएगा। तो ये केवल क्लास नेम लिख देने से क्लास नहीं हो जाता है, ये एक्चुअल में क्लास खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए कि क्लास नेम की जगह यहाँ पर क्लास की जगह स्ट्रक्ट लिखा होगा, है ना। सपोज करिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट लिख दिया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बताओ भाई ये क्लास का प्रोग्राम है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ है सर, क्योंकि यहाँ क्लास नेम लिखा है। अरे भाई क्लास नेम तो स्ट्रक्चर का भी मैंने गलती से लिख दिया, तो आप इसको क्या समझोगे, स्ट्रक्चर समझोगे कि क्लास समझोगे? नहीं भाई, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्लास है। तो एक बात और भी आप गूगल करके देखिए कि क्लास और स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये कभी स्ट्रक्चर बोलते हैं, कभी क्लास बोलते हैं। स्ट्रक्चर का भी यही स्टाइल है काम करने का, या लिखने का भी यही स्टाइल है। तो अब अपने माइंड में ये आप डेवलप करो कि भाई क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, और मुझे जल्दी से गूगल करके व्हाट्सअप करो या ईमेल करो कि सर ये दो डिफरेंस। मुझे कोई टेप टॉप और की बात नहीं, आप कॉपी पेस्ट मत कर देना भाई, आपके माइंड से लिखना, बस इतना सा करा करो, है ना। मेरे को आप लोग है ना पूरा टिप टॉप लिख देते, कॉपी पेस्ट कर देते, कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो और पढ़ने के बाद उसको बंद कर दो। यानी गूगल क्या हो गई, आपकी भी किताब हो गई। अब किताब से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसे बंद कर दो। अब अपने मन से आप व्हाट्सएप में टाइप करो, बस इतना आपने करने लगे ना, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी समझ में आने लगेगा और आप भी समझदार बन जाओगे। देखो रटना तो जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसे आपको एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने का यही तरीका है, ठीक है। तो दो चीजें आप मेरे को बताओगे कि ये प्रोटेक्टेड
अगर मैं प्राइवेट की जगह लिख दूं या पब्लिक की जगह लिखूं तो क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास में मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। बस ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लॉक करो और उसे व्हाट्सएप करिए, ठीक है, या फिर ईमेल करिए, या जो भी आपको करना है, जिस प्रकार से आपको लगता है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तैयार बैठा हूँ आपको समझने के लिए। मुझे समझना पड़ता है कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट दिस आर द टुडेस लेक्चर, मैं अब यहाँ पर क्लोज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो अपने उसमें व्हाट्सएप में डाल दे, कोई बात नहीं है, अपन उसको उस तरीके से ही संभाल के समझ लेंगे, ठीक है। तो लेट अब हम इसको यहाँ से बंद करते हैं। तो वेरी फर्स्ट आई विल स्टॉप दिस वन।